नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस अलार्म पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लैब असिस्टेंट के लिए क्लासें। यहाँ पर ये क्लासें आप लोगों को रेगुलर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है, आप लोगों को पता है। इसमें जो NCERT है उसका सिलेबस दिया हुआ है कुछ, ठीक है। और NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने जो फर्स्ट क्लास थी वो पहले ही अपलोड कर दी है। ये MCQs की ये सेकंड क्लास है आप लोगों की, जिसमें 100 आप लोगों के पास MCQs होंगे और इन्हीं 100 MCQs के थ्रू हम पूरे चैप्टर को यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है नेबुलर परिकल्पना, जिसे हम बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। इसको किसने संशोधित किया था, मतलब इसमें मॉडिफिकेशन किसने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है एडविन हब्बल, लाप्लास एंड कांट, ओटो श्मिट एंड कार्ल विजेस्कर एंड फ्रेड होयल। आपको मैं बता दूँ, एडविन हब्बल एक्सपेंशन से रिलेटेड है, लाप्लास एंड कांट ने गैसियस हाइपोथेसिस दी थी और लाप्लास ने नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी। लेकिन इस नेबुलर हाइपोथेसिस को संशोधित करने का जो काम था वो किया था ओटो श्मिट एंड कार्ल वाइजेस्कर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस अवस्था से हुई थी। बिग बैंग हमने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, एक सिंगुलैरिटी थी जिसमें विस्फोट हुआ और विद इन सेकेंड ये जो यूनिवर्स है वो बन चुका था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक बहुत छोटा और घना कण था, मतलब डेंस, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा छोटा था, जिसे हमने कहा है सिंगुलैरिटी, ठीक है। इस सिंगुलैरिटी में क्या हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, यानी कि विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, बिग बैंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बिग बैंग जो घटना है वो कितने वर्ष पहले हुई थी। तो आप सब लोगों को पता है 4.6 बिलियन ईयर, ये हमारी अर्थ की एज है, ठीक है। और जो यूनिवर्स बना था बिग बैंग के अकॉर्डिंग वो हुआ था 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्वेश्चन पूछा है ब्रह्मांड का फैलाव किसके द्वारा प्रमाणित किया गया था। मतलब जो एक्सपेंशन था उसको प्रमाणित किसने किया था, मतलब ये किसने बताया था कि ब्रह्मांड जो है वो अभी भी फैल रहा है। तो लाप्लास ने दी थी नेबुलर हाइपोथेसिस, कांट ने दी थी गैसियस हाइपोथेसिस, और यहाँ पर ये नाम आता है एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ही वो थे जिन्होंने बताया था कि हमारा जो यूनिवर्स है, मतलब जो ब्रह्मांड है वो क्या कर रहा है, फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है तारे कैसे बनते हैं। तारे कैसे बनते हैं, अगर आपने NCERT पढ़ी होगी, सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें दे रखा है कि तारे कैसे बनते हैं। तो तारे जो है वो ना ही तो उल्काओं के टकराने से बनते हैं, ना ही धूल के कणों के जमाव से बनते हैं, और ना ही चंद्रमा के टुकड़े से तारे बनते हैं। तारे जो बनते हैं वो जो गैस होता है, क्लाउड जो होता है, उसमें कई तरह के क्लम्प्स बन जाते हैं, गुच्छे बन जाते हैं, और उन्हीं गुच्छों से क्या बनते हैं, तारे बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5वें का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ग्रहों के बनने की प्रक्रिया में बहुत सारी यहाँ पर हाइपोथेसिस दी गई थी, जिसमें एक हाइपोथेसिस प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस भी है, ठीक है। तो इस प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस यानी कि ग्रहों की बनने की प्रक्रिया में जो प्लेनेटेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं। प्लेनेटेसिमल जो हाइपोथेसिस थी उसमें प्लेनेटेसिमल किसे कहा गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्लेनेटेसिमल क्या होते हैं। क्या बहुत बड़े ग्रह प्लेनेटेसिमल कहलाते हैं, नहीं कहलाते। गैस के गोले प्लेनेटेसिमल नहीं कहलाते हैं। उल्कापिंड प्लेनेटेसिमल नहीं कहलाते हैं। छोटे गोल पिंड जो एक साथ मिलकर ग्रह बनते हैं, छोटे छोटे गोल पिंड होते हैं, और जब ये छोटे छोटे गोल पिंड एक साथ मिलते हैं ना, मतलब एक जगह पर आ जाते हैं, तो इनसे क्या बनता है, एक प्लैनेट बनता है। तो ये छोटे छोटे जो गोले होते हैं इन्हें हम प्लेनेटेसिमल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है
पृथ्वी का वायुमंडल किन चरणों से विकसित हुआ है? यहाँ पर पृथ्वी का वायुमंडल दे रखा है कि यह किन किन चरणों में विकसित हुआ है। तो यहाँ पर चरण देख रखे, केवल एक चरण में नहीं, सूर्य की रोशनी से नहीं, केवल ज्वालामुखी गतिविधियों से नहीं, केवल ज्वालामुखी गतिविधियों से भी पृथ्वी का वायुमंडल नहीं बना है, केवल सोलर जो रेडिएशन है उसकी वजह से भी वायुमंडल नहीं बना है। अगर सूर्य की रोशनी से वायुमंडल बनता तो हमारी पृथ्वी के अलावा भी बहुत सारे ग्रह हैं जिनके ऊपर वायुमंडल होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा वायुमंडल नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक वायुमंडल है उससे आंतरिक गैसों के विकास से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो संशोधन हुआ है उसकी वजह से हमारा जो वायुमंडल है वो बना है। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक वायुमंडल था उसका लॉस हुआ पहले, ठीक है, फिर डी गैसिंग हुई, मतलब पृथ्वी के अंदर जो गैसेस थी वो बाहर निकली, और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई। इन तीनों प्रोसेस के थ्रू हमारा जो वायुमंडल है वो विकसित हुआ है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के सामने, केवल क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, टर्म दी हुई है डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस हुई थी, ये डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस हुई थी, इसका रिजल्ट क्या निकला था? डिफरेंशिएशन का परिणाम क्या हुआ था? क्या डिफरेंशिएशन की वजह से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी? नहीं। क्या डिफरेंशिएशन की वजह से समुद्रों का निर्माण हुआ था? नहीं। क्या डिफरेंशिएशन की वजह से चंद्रमा का निर्माण हुआ था? नहीं। डिफरेंशिएशन की वजह से क्या हुआ था, जो हमारी अर्थ में जो पहले कंबाइंड मटेरियल थे वो मटेरियल धीरे धीरे क्या हुए, लेयर्स में डिवाइड हो गए। मतलब पृथ्वी में परतों का निर्माण हुआ था डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, 9 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण कब हुआ? 9वें नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण कब हुआ? तो यहाँ पर दिया हुआ है 1000 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 1 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था? नहीं, 1 बिलियन ईयर्स पहले नहीं हुआ था। पृथ्वी बनने के तुरंत बाद? नहीं, पृथ्वी बनने के तुरंत बाद भी नहीं हुआ था। 100 मिलियन ईयर्स एगो? नहीं, ये 100 मिलियन ईयर्स भी नहीं हुआ था। आपको पता होना चाहिए महासागर जो बने थे ना, वो पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, जब ये उत्पत्ति हुई थी तो उसके 500 मिलियन 500 मिलियन साल के बाद में, 500 मिलियन ईयर पहले नहीं, 500 मिलियन ईयर पहले नहीं, मतलब जब पृथ्वी बन गई थी, मतलब पृथ्वी की एज जो है जब 500 मिलियन साल की हो गई थी, ठीक है, तब जाकर के हमारे यहाँ पर महासागरों का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन है 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन, जब अर्थ बन चुकी थी तो उसके बनने के 500 मिलियन साल बाद में महासागरों का निर्माण हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की सतह पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले मानी जाती है? एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि पृथ्वी के पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले मानी जाती है। ये एमसीक्यू भी दे रखा है वहाँ पर। तो 3.8 यहाँ से देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ 3.8 मिलियन, तो मिलियन को यहाँ पर हमें काट देना है। 4.6 ये अर्थ की ही एज है, जबकि ये जो है 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। साफ साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 3.8 बिलियन ईयर्स पहले की मानी जाती है। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, बिग बैंग के तुरंत बाद क्या हुआ था? भाई बिग बैंग हो गया था 13.7 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। उसके तुरंत बाद क्या हुआ था? क्या ब्रह्मांड स्थिर हो गया था? ना, ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तीव्र विस्तार हुआ था, ये हम कह सकते हैं कि सही है। सूर्य और ग्रह बन गए थे, क्या सूर्य और ग्रह तुरंत बन गए थे? ना। क्या गैलेक्सी सिकुड़ गई थी? ना, गैलेक्सीज अभी एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। इसके गैलेक्सी सिकुड़ गई थी, गैलेक्सी सिकुड़ती नहीं है, गैलेक्सी अभी भी एक्सपेंड कर रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सूर्य और ग्रह नहीं बने थे तुरंत बाद, ना ही ब्रह्मांड स्थिर हुआ था। तो बिग बैंग के तुरंत बाद जो हुआ था वो तीव्र विस्तार हुआ था, एकदम से ब्रह्मांड फैला था एक बार, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां है। क्वेश्चन नंबर 12 के यहाँ पर आंसर देखते हैं।
बिग बैंग के कितने समय बाद पहले परमाणु बनना शुरू हुए थे? एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि बिग बैंग इवेंट के 3 मिनट के बाद में परमाणु बनना शुरू हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है 3 लाख वर्षों बाद, 3 लाख वर्षों बाद जब तापमान 4500 केल्विन तक गिरा तो क्या हुआ था? एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3 लाख वर्षों के मतलब बिग बैंग इवेंट जो हुआ था उसके 3 लाख वर्षों के बाद जब टेम्परेचर 4500 केल्विन गिर गया था तो उस टाइम पर क्या हुआ था? तो हमें पता होना चाहिए कि जब 3 लाख वर्षों के बाद तापमान गिरा था 4500 केल्विन तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो ट्रांसपेरेंट हो गया था। यूनिवर्स जो है वो पारदर्शी बन गया था, मतलब यूनिवर्स के आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, दो बहुत दूर तक हम देख सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड पारदर्शी बन चुका था 3 लाख वर्षों के बाद में जब टेम्परेचर 4500 केल्विन तक गिरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सी प्रक्रिया के कारण गैसों की परतें बनती है जो ग्रह निर्माण में सहायक होती है? यहाँ पर एक प्रक्रिया दे रखी है जिसके कारण गैसों की परतें बनती है। ध्यान रखना, पृथ्वी की परतों की बात नहीं हो रही है। पृथ्वी की परतें यहाँ पर नहीं पूछी गई है, क्योंकि पृथ्वी की परतें अभी हमने पढ़ी है किसकी वजह से बनी है? डिफरेंशिएशन की वजह से बनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह आंसर नहीं होगा। यहाँ पर किसकी बात की गई है? गैसों की परतें बनती है। तो गैसों की जो परतें बनी है वो बनी है यहाँ पर कोहेजन की वजह से नहीं बनी, डिफरेंशिएशन की वजह से नहीं बनी, वो यहाँ पर बनती है एक्सरेशन की वजह से। किसकी वजह से बनी है? एक्सरेशन की वजह से। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन की वजह से पृथ्वी के अंदर की परतें बनी है, ना कि गैसों की परतें। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 15। प्लेनेटेसिमल का निर्माण कैसे होता है? प्लेनेटेसिमल क्या होते हैं हमने पढ़ा था। प्लेनेटेसिमल वे छोटे छोटे गोले होते हैं जो एक साथ जब मिल जाते हैं तो एक ग्रह का निर्माण करते हैं, उन्हें हम प्लेनेटेसिमल कहते हैं। ग्रहाणु, हिंदी में हम इसे कह देते हैं ग्रहाणु। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि ये ग्रहाणु जो हैं वो कैसे बनते हैं। तो ग्रहाणुओं का जो निर्माण होता है जब यूनिवर्स में छोटे छोटे पिंड जो होते हैं जब वो आपस में ही टकरा जाते हैं तो उनके टुकड़े हो जाते हैं। जब वो आपस में टकरा जाते हैं तो स्मॉल स्मॉल बॉडीज़ में वो टुकड़े हो जाते हैं और उनकी वजह से क्या बनते हैं? प्लेनेटेसिमल बन जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 16 क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर। पृथ्वी की परतबद्ध संरचना किस प्रक्रिया से विकसित हुई है? अभी हमने पढ़ा है कि पृथ्वी का जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू बना है। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ के आए हैं, डिफरेंशिएशन की वजह से बना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ के क्वेश्चन होंगे जो रिपीट होंगे, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज होगी वो अलग होगी। ठीक है, तो लैंग्वेज कई बार चेंज कर देता है एग्जामिनर। कुछ एक क्वेश्चन होंगे, ज़्यादातर नहीं होंगे। सेक्शन 17 है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की सतह को ठंडा करना शुरू किया था? मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस थी जिसकी वजह से अर्थ सरफेस ठंडी होना शुरू हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शंस है आपके सामने यहाँ पर। उल्कापिंडों की बारिश, क्या मीटियोर शावर हुआ था? नहीं। गैसों का अपसरण हुआ था? नहीं। सूर्य की किरणों की वजह से ठंडा हुआ था? नहीं। तो किसकी वजह से हुआ था? हीट लॉस एंड कंडेंसेशन की वजह से हुआ था। जब हमारी पृथ्वी गर्म थी तो इसके ऊपर से कंटिन्यूअसली हीट लॉस हो रहा था। जब ये हीट लॉस हो रहा था तो ये हीट ऊपर जाकर के क्या हो रही थी? कंडेंसेशन की प्रोसेस को जन्म दे रही थी। तो जब कंडेंसेशन हुआ तो क्या हुआ? बारिश हुई। तो इस हीट लॉस और इस कंडेंसेशन की वजह से क्या हुआ था? हमारी अर्थ जो है, सरफेस जो है वो क्या हुआ था? ठंडा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुमंडल की वर्तमान संरचना में मुख्य योगदान किस चीज़ का है? वायुमंडल की जो वर्तमान संरचना है, जो हम देखते हैं कि भाई 21% तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन है, 78% यहाँ पर हम कह सकते हैं नाइट्रोजन है, 0.03% यहाँ पर CO2 है, इसके अलावा 0.93% यहाँ पर ऑर्गन है। मतलब जो ह्यूमंस के लिए सर्वाइवल वाला वायुमंडल है उसकी संरचना में मेन जो योगदान है वो किसकी वजह से हुआ था? क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन की वजह से हुआ था? ना, ह्यूमन सिविलाइजेशन ही एटमॉस्फेयर की वजह से आई। तो किस एटमॉस्फेयर में आई है? क्या गैसेस फ्रॉम ओशन, जो ओशन से गैसेस निकली उनकी वजह से? नहीं।
चंद्रमा की वजह से क्या? चंद्रमा का रोल है हमारा जो वर्तमान वायुमंडल है उसकी संरचना में ना। हमारा जो वर्तमान वायुमंडल की संरचना है उसमें सबसे बड़ा योगदान है प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो जीव है उनकी वजह से। क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिज्म CO2 तो कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और हमें ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। इसलिए वर्तमान समय में जो वायुमंडल निर्मित हुआ है वो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों की वजह से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की प्रारंभिक सतह का स्वरूप कैसा था? जब पृथ्वी बनी थी तो उस टाइम पर इसका प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? क्या पृथ्वी हरी भरी थी? ना। क्या पृथ्वी पर जल था और ये शांत थी? ना। क्या पृथ्वी पर हिमाच्छादित था? ना। पृथ्वी एकदम बंजर थी, चट्टानी थी और बहुत ज़्यादा गर्म थी, बैरन, रॉकी एंड हॉट थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, लगभग के जो क्वेश्चन हैं उनका राइट आंसर सी हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना एग्ज़ाम हॉल में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा। ठीक है, टाइप करने वाले ने सारे आंसर सी ही कर दिए। पृथ्वी के महासागर कितने वर्षों में बन गए थे? यहाँ पर दे रखा है। अभी हमने देखा था कि पृथ्वी के महासागर कब बने थे, कि जब पृथ्वी बनी थी 4.6 बिलियन ईयर एगो, तो उसके 500 मिलियन साल मतलब 50 करोड़ साल बाद में 50 करोड़ साल बाद में महासागर बन गए थे। तो कितने वर्ष में बन गए थे? 500 मिलियन ईयर्स में बन गए थे। जब पृथ्वी पैदा हुई उसके 500 मिलियन ईयर्स में महासागर बन चुके थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 21वां नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है 21 नंबर का क्वेश्चन। पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसें प्रमुख थी? पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसें प्रमुख थी? विच गैसेस डोमिनेटेड अर्थ्स अर्ली एटमॉस्फेयर? यहाँ पर सबसे पहले जो गैसेस थी, नाइट्रोजन भी नहीं थी, ऑक्सीजन भी नहीं थी, मीथेन भी नहीं थी, अमोनिया भी नहीं थी, ओजोन भी नहीं थी, आर्गन भी नहीं थी। प्रारंभिक वायुमंडल में जो गैसें थी वो केवल हाइड्रोजन एंड हीलियम थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। प्रारंभिक वायुमंडल के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या था? जो प्रारंभिक वायुमंडल था हाइड्रोजन एंड हीलियम वाला, वो नष्ट क्यों हुआ भाई? ठीक है, तो भारी गैसें गिर गई? नहीं। जो हैवी गैसें थी वो सेटल डाउन नहीं हुई। सूर्य की सौर हवाएं, सोलर विंड्स फ्रॉम द सन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। बी हमारा राइट आंसर हो गया। जो सूर्य की तरफ से सोलर विंड्स आती थी वो क्या करती थी, ये जो हल्की विंड्स थी, मतलब हल्की जो गैसेस थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम हल्की गैसें, ये हल्की एंड जो हाइड्रोजन एंड हीलियम जो गैसेस थी जो प्रारंभिक वायुमंडल में एग्जिस्ट करती थी, ये सोलर विंड्स क्या करती थी, इन गैसों को उड़ा करके और अंतरिक्ष में ले गई। ठीक है, तो ये प्रारंभिक जो वायुमंडल था हाइड्रोजन और हीलियम वाला वो नष्ट हो गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर एक प्रक्रिया है जिसका नाम है डी गैसिंग। इस डी गैसिंग प्रक्रिया का नाम ध्यान रखना कि डी गैसिंग प्रक्रिया क्या होती है। सूर्य से गैसों का उत्सर्जन क्या डी गैसिंग कहलाता है? नहीं, सूर्य से गैसों का उत्सर्जन डी गैसिंग नहीं कहलाता। चंद्रमा से अगर गैसें निकलती है तो क्या उसे डी गैसिंग कहते हैं? नहीं, उसे भी डी गैसिंग नहीं कहते। गैसों का जब संघनन होता है और वो ठोस बनती है तो क्या वो डी गैसिंग कहलाती है? नहीं, वो नहीं कहलाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो गैसें बाहर आती है, जिसमें हम देख सकते हैं ज्वालामुखी क्रिया वगैरह, भूकंप वगैरह, जिनकी वजह से पृथ्वी के अंतरतम में जो गैसें थी वो क्या हो गई, बाहर आ गई, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी गैसिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर किस प्रक्रिया से बने? भाई महासागर बन गए, 50 करोड़ साल लगे महासागरों को बनने में। सिंपली हम कह सकते हैं 500 मिलियन ईयर्स लगे। ठीक है, तो महासागर जो बने वो किस प्रक्रिया के थ्रू बने? क्या ध्रुवीय बर्फ जो पिघली थी उसकी वजह से बने? ना, ध्रुव थे लेकिन बर्फ नहीं थी वहाँ पर। ज्वालामुखी गैसों के संघनन से बनी थी। वेरी गुड, ये हमारा राइट आंसर होगा, बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, जब ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, तो उनके साथ जो गैसेस निकल रही थी उनका क्या हो गया था, संघनन हो गया था, कंडेंसेशन हो गया था, जिसकी वजह से महासागर बने। मतलब कंडेंसेशन के बाद में बारिश हुई और उन्हीं बारिश का जो जल था वो महासागरों में भर गया, जिसकी वजह से महासागर बने। तो ध्यान रखना, ज्वालामुखी गैसों का जब संघनन हुआ तो उसकी वजह से महासागर बने। उल्का पिंडों से पानी आने से भी नहीं बना, ना ही सूर्य के गुरुत्व प्रभाव से बना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां।
महासागरों में सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति किस समय मानी जाती है? सबसे पहले हमें पता है कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? महासागरों में हुई थी। तो ये उत्पत्ति किस समय मानी जाती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ये मानी जाती है 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर रिपीट हो चुका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? भाई जीवन तो प्रारंभ हो गया था महासागरों में, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो ध्यान रखना 3.8 बिलियन ईयर से तो महासागरों में जीवन प्रारंभ हो गया था, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो है वो 2.5 से 3 बिलियन ईयर्स एगो शुरू हुआ था। तो ध्यान रहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर सी हो गया। फैक्चुअल क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो 2.5 से 3 बिलियन साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर वायुमंडल में ऑक्सीजन भरने की शुरुआत कब मानी जाती है? कि भाई साहब वायुमंडल तो था, प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर हम जिसे कहते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन एंड हीलियम था। और ये जो हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है वो सौर विंड्स की सौर पवनों की वजह से बाहर चली गई थी। तो उसके बाद में जो लाइफ सर्वाइवल जो गैस है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, तो ये ऑक्सीजन भरने की शुरुआत कब हुई थी? कोई भी सिलेंडर है वो खाली पड़ा है, इसमें गैस भरने की शुरुआत कब हुई थी कि भाई साहब इसको भरना शुरू करो? तो ये गैस भरने की जो शुरुआत हुई थी वो 2 बिलियन ईयर्स एगो ऑक्सीजन भरने की एटमॉस्फेयर में शुरुआत हो चुकी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे पुराने सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म कहाँ पाए गए? कि भाई सबसे पुराने जो सूक्ष्म जीव है वो कहाँ पर पाए गए? सूक्ष्म जीवाश्म जो है सूक्ष्म जीवों के, क्या वो बर्फ में मिले? नहीं, बर्फ में वो नहीं मिले। समुद्री तलछटों में मिले? नहीं, वो समुद्री तलछटों एटमॉस्फेयर में नहीं मिले। ध्यान रखना, जीवाश्म जो है सबसे पुराने जीवाश्मों का जो स्रोत है वो चट्टानों में होता है। और चट्टानें भी कौन सी? ध्यान रखना, सबसे पुराने जो जीवाश्म मिले गए हैं वो अवसादी चट्टानों में मिलते हैं, क्योंकि आग्नेय चट्टानों में किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पुराने जीवाश्म अवसादी चट्टानों में मिले हैं। ठीक, सबसे पुराने चट्टानों में ही मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रारंभिक जीव कौन से थे? कि सबसे पहले पृथ्वी पर किस तरह के जीव आए? क्या वृक्ष आए? नहीं। क्या नीली हरी शैवाल आई? ना। फिर क्या है? कवक आए या फिर एक कोशिकीय एनिमल्स आए? तो ध्यान रखना, सबसे पहले पृथ्वी पर जो आए वो नीली हरी शैवाल आई। ब्लू ग्रीन एल्गी जो थी सबसे पहले पृथ्वी पर आई, मतलब समुद्र में। उसके बाद में यूनिसेल्युलर एनिमल्स आए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रकाश संश्लेषण से क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई? ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ी। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस हुआ था। क्या ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा? ऑब्वियस सी बात है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो CO2 कंज्यूम की जाती है और ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी के किस चरण में उसका आकार छोटा और ठोस हुआ? इन विच स्टेज डिड अर्थ बिकम स्मॉलर एंड सॉलिड? कौन सी स्टेज में पृथ्वी का आकार छोटा हो गया था और ठोस हो गया था? क्योंकि पृथ्वी पहले बड़ी थी, उसके बाद में धीरे धीरे इसका ठोस मतलब ये सॉलिड हुई। ठीक, तो किस में हुआ? तो ध्यान रखना, ये जो ठोस हुई है वो हुई है जब अर्थ कूल हो रही थी, मतलब जब अर्थ ठंडी हो रही थी और कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही थी। तो जब अर्थ ठंडी हो रही थी तो हमें पता है गर्म जो चीज़ होती है वो एक्सपेंड करती है, मतलब फैलती है। और जब कोई चीज़ गर्म चीज़ ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। तो ध्यान रखना, जब अर्थ ठंडी हो रही थी और कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही थी तो उस टाइम पर अर्थ का आकार छोटा और ठोस हो रहा था। ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के कारण पृथ्वी का आंतरिक तापमान फिर से बढ़ा? कि भाई साहब ऐसी कौन सी घटना थी जिसके कारण पृथ्वी जो ठंडी हो रही थी, सिकुड़ रही थी, उसका जो इनर टेम्परेचर है वो फिर से बढ़ गया था? ठीक, तो ये हमें देखना, क्या महासागरों के बनने के टाइम पर तापमान बढ़ा था? नहीं। क्या सूर्य में इतनी गर्मी हो गई थी कि आंतरिक तापमान उसका बढ़ गया था? नहीं। क्या गैसों का संघनन जो हुआ था उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा था? नहीं। जब एक थिया थिया नाम का एस्टेरॉइड
बाहर से आकर के पृथ्वी के टकराया था और इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत भयंकर टकराव हुआ था इस थिया का। ठीक है, जब ये थिया आकर के टकराया था तो उस टाइम पर हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर था आंतरिक वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इसी थिया के टकराने से किसका निर्माण हुआ था? चंद्रमा का निर्माण हुआ था। ध्यान रखना, चंद्रमा के समय जो टकराव हुआ था, निर्माण के समय जो टकराव हुआ था, उसकी वजह से आंतरिक तापमान फिर से बढ़ गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे बाहर कौन सी परत है? भाई पृथ्वी की आंतरिक परतों की बात आ गई है यहाँ पर। ठीक है, सबसे ऊपर जो है वो है क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद में है मेंटल, और सबसे आंतरिक जो परत है वो क्या कहलाती है? कोर कहलाती है। ठीक है, सबसे आंतरिक परत कोर कहलाती है। दो कोर भी दो पार्ट है, एक तो आउटर कोर और एक इनर कोर। तो इनर कोर सबसे अंदर है। ठीक है, इनर कोर सबसे अंदर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉरी, आंतरिक परत नहीं पूछ रहे यहाँ पर, बाहरी परत पूछ रहा है। एक मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ है बाहर कौन, सबसे बाहर कौन सी परत है? तो हमने देखा ये कौन सी है? क्रस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी की गहराई में जाते हुए किस भौतिक गुण में वृद्धि होती है? ऑब्वियस सी बात है, जब हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर में भी वृद्धि होती है, डेंसिटी में भी वृद्धि होती है, और प्रेशर में भी वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों में वृद्धि होती है। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो 32 मीटर, सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर पर इंक्रीज़ होता है। मतलब 32 मीटर अगर हम गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये रेट हर गहराई पर सेम नहीं रहती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा वायुमंडल विकास का चरण नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा एटमॉस्फेरिक इवोल्यूशन का स्टेज नहीं है? ठीक है, नोट का ध्यान रखना है यहाँ पर। प्राथमिक वायुमंडल का क्षय हुआ था, ऑब्वियस सी बात है, जब हाइड्रोजन एंड हीलियम थी तो सबसे पहले इनका लॉस हुआ था। उसके बाद में वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था। ठीक है, और वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से पृथ्वी के अंदर वाली जो गैसें थी वो बाहर निकल रही थी, उसे हम डीगैसिंग कहते हैं। तो ये भी एक चरण है इसका। ठीक है, और उसके बाद में मॉडिफिकेशन हुआ एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस की वजह से। तो ये भी एक एटमॉस्फेयर के डेवलपमेंट का एक चरण है। लेकिन ओजोन परत का जो ब्रेकडाउन है वो एटमॉस्फेयर के विकास का चरण नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, महासागरों में ऑक्सीजन की उपस्थिति किस प्रक्रिया से शुरू हुई? ऑब्वियस सी बात है, और विस्फोट की वजह से नहीं हुई थी, फोटोसिंथेसिस की वजह से हुई थी। फोटोसिंथेसिस किसने की थी? ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से। अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आया था वो ब्लू ग्रीन एल्गी आया था, जिन्होंने क्या किया था? फोटोसिंथेसिस किया था, जिसकी वजह से महासागरों में ऑक्सीजन की उपस्थिति हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइट ईयर किसका मात्रक है? भाई लाइट ईयर जो है कि भाई साहब, लाइट मतलब हम कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट जाती है। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किस चीज़ का मात्रक है? यूनिट किस चीज़ की है? मेज़र किस को किया जाता है? तो ध्यान रखना, टाइम से नहीं होता। ये जो मेज़र की जाती है लाइट ईयर से, वो डिस्टेंस मेज़र की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया कि भाई साहब ये प्लेनेट हमारे सौरमंडल से कितना लाइट ईयर दूर है। ठीक है, तो डिस्टेंस देखी जाती है लाइट ईयर में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, हमारे सौरमंडल की आयु लगभग कितनी है? हमारे सौरमंडल की आयु कितनी है भाई साहब? देखो, 13.7 बिलियन ईयर एगो यूनिवर्स बना। ठीक, हमारे यहाँ पर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो जब अर्थ का निर्माण हुआ था तो उसी टाइम पर आसपास, उसी के आसपास हमारा जो सौरमंडल है उसका निर्माण हुआ था। क्योंकि अर्थ क्या है? एक ग्रह है। अर्थ क्या है? एक ग्रह है। यहाँ पर सूर्य के निर्माण की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, सूर्य के निर्माण की बात नहीं की जा रही, क्योंकि सूर्य एक तारा है और इसका निर्माण पहले हो चुका था। लेकिन यहाँ पर बात किसकी की जा रही है?
सौर मंडल की, मतलब जो सोलर सिस्टम है जिसमें पृथ्वी है, बहुत सारे 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा जो है, उन सब का निर्माण कब हुआ था? तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी अर्थ जो बनी थी 4.6 बिलियन ईयर से वो बनी थी, और जो अदर जो प्लैनेट्स हैं वो भी इसी टाइम पर बने थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सौर मंडल जो है उसकी आयु 4.6 है। ध्यान रखना, सूर्य की आयु नहीं पूछी गई है, सौर मंडल की आयु पूछी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन सा जल स्रोत बना? सबसे पहले कौन सा जल स्रोत बना भाई? रिवर्स बनी, ओशंस बने, लेक्स बने, या ग्राउंड वाटर बने? कौन सा जल स्रोत बना? तो ऑब्वियस सी बात है, ओशंस बने। ठीक है, जब ओशंस में पानी भर गया उसके बाद में नदियाँ वगैरह आ रही बनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 39 का। 40, पृथ्वी के वायुमंडल के विकास में सबसे अंतिम योगदान किसका था? सौर हवाओं का? नहीं, सौर हवाओं का नहीं था, सौर हवाएं पहले ही चली गई थी, प्री मॉडल। डी गैसिंग ये सेकेंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे ये है फोटोसिंथेसिस बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब जो अंतिम योगदान था वो इसी चीज़ का था कि फोटोसिंथेसिस जब हुई उसी की वजह से हमारा वर्तमान जो वायुमंडल है उसका निर्माण होगा था। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, सौर मंडल में ग्रह कैसे बने थे? ग्रह कैसे बने भाई, ये हमें पता लगाना है। आंसर दीजिए। क्या सूर्य से सीधे कटकर हुआ था, या उल्कापिंडों की बारिश से हुआ था, या चंद्रमा की सतह से हुआ था? ग्रह जो बने थे वो यूनिवर्स में मौजूद जो बादल थे, गैस के बादल थे, जो डिस्क, कई इस तरह के जो साइंटिस्ट है, जियोग्राफर्स हैं, उनके द्वारा डिस्क कही गई। ठीक है, तो गैस और धूल के जो डिस्क थे ना, उनमें कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई थी टुकड़ों में। इसकी वजह से जो प्लैनेट्स थे, ग्रह थे, वो हमारे उनका फॉर्मेशन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, नेबुला शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नेबुला क्या होती है भाई? नेबुलर हाइपोथेसिस आप लोगों को पता है किसने दी थी? लाप्लास ने दी थी, नेबुलर हाइपोथेसिस। और गैसियस हाइपोथेसिस किसने दी थी? गैसीय परिकल्पना किसने दी थी? कांट ने दी थी। यहाँ मैं लिख देता हूँ नेबुलर हाइपोथेसिस, और ये गैसियस हाइपोथेसिस कांट ने दी थी। तो ये नेबुला क्या है भाई, इसके क्या होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा क्लाउड है हाइड्रोजन गैस का, जिसमें बहुत सारा डस्ट वगैरह है। उसी क्लाउड को हम क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये जो क्लाउड था वो कैसा था? हॉट था, मूवमेंट था इसमें, और बहुत बड़ा था। ठीक है, बहुत बड़ा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक्सरेशन प्रक्रिया में क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एक्सरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन हमने देखा था, डी गैसिंग हमने देखा है, और एक्सरेशन भी हमने देखा है। तो आप लोग मुझे बताइए एक्सरेशन क्या होता है, एक्सरेशन प्रोसेस में क्या होता है? ये ऑप्शन है आप लोगों के सामने। क्या गैसें ठोस में बदल जाती है? नहीं, गैसें ठोस में नहीं बदलती है। छोटे कण आपस में जुड़ते हैं, क्या ये होता है एक्सरेशन में? वायुमंडल से उड़ता है? नहीं, ये भी नहीं होता है। क्या पृथ्वी फैलने लगती है? ना, ये नहीं होता। तो जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो एक्सरेट होकर के आपस में चिपकने लग जाते हैं, छोटे कण आपस में जुड़ने लग जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कई तरह की गैसियस लेयर बनना शुरू हो जाती है। तो 43 का जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा? छोटे कण आपस में जुड़ते हैं। तो एक्सरेशन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ग्रहों की परतें किस प्रक्रिया से बनी हैं? जो ग्रह हैं, हमारी पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। यहाँ पर पृथ्वी का एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो 3 लेयर सिस्टम है, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, और कोर हो गया, ये 3 लेयर सिस्टम कैसे बना है? तो यहाँ पर एक प्रोसेस थी जिसे हमने कहा है डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन की वजह से ये लेयर सिस्टम बना है। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रारंभिक तत्व कौन से थे? हमें पता है, हमने देखा है हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रारंभिक तत्व।
थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सौर हवाएं किन ग्रहों के वायुमंडल को नष्ट कर सकती है? सौर हवाएं किस तरह के जो वायुमंडल है उनका नष्ट कर सकती है? तो ध्यान रखना, ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के ज़्यादा नज़दीक हो, सूर्य के ज़्यादा नज़दीक हो। जैसे ये कौन सा है? बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मार्स। इन ग्रहों का जो वायुमंडल है, इन ग्रहों के वायुमंडल को सौर हवाएं नष्ट कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बाद वाले जो बड़े ग्रह हैं, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, यहाँ तक इन सौर हवाओं का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से गैसें बाहर नहीं जा पाती। तो सौर हवाएं किन तरह के ग्रहों का वायुमंडल को नष्ट कर सकती हैं? गैस जाइंट ओनली ना, गैस जाइंट का तो ये कर ही नहीं सकती। ठीक है, अर्थ ओनली ना, केवल अर्थ का भी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भाई सूर्य की पृथ्वी से दुश्मनी है या कुछ ज़्यादा प्यार करता है कि भाई साहब ये जो वायुमंडल है उसको नष्ट कर देगी ना। जो सभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, मतलब सभी स्थलीय जो ग्रह हैं जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल है, इन सभी का सौर हवाएं वायुमंडल को नष्ट कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? ये आंसर आप लोगों को देना है। जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताना है। भगवान के जो पुराने फिलोसोफर थे वो क्या कहते हैं? भाई ईश्वरीय निर्माण है। कई लोग तो कहते हैं भाई जीवन जो है वो अंतरिक्ष से आया है, भगवान अंतरिक्ष में निवास करते हैं, उन्होंने भेजा है। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई चंद्रमा की जब उत्पत्ति थी उस टाइम पर जीवन की उत्पत्ति। तो ऐसा नहीं है, जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा जैविक अणुओं का निर्माण हुआ है और उन्हीं अणुओं से फिर बाद में जीव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में जीवन के प्रमाण कब से मिलते हैं? कि भाई साहब ये कब पता लगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी है जो सबसे पहले आई थी, जीवन के प्रमाण कहाँ से कब से मिलते हैं, कितना पुराना है ये आपको पता लगा। तो 3000 मिलियन ईयर्स एगो ब्लू ग्रीन एल्गी के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये प्रमाण मिलते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मन से नहीं बनाया गया। ठीक है, एनसीईआरटी में आप चेक कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे पुराने जीवाश्म कहाँ सुरक्षित पाए जाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, प्राचीन जो चट्टानें होती हैं वहीं पर सबसे पुराने जीवाश्म हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त बनाती है? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ? सूर्य की दूरी की वजह से, वायुमंडल की संरचना की वजह से? एक मिनट, कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त बनाती है? ऑब्वियस सी बात है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, हम कहते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। ये एक आइडियल डिस्टेंस है जिसकी वजह से ना ही तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ना ही जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होता है। तो ये एक आइडियल कंडीशन हम कह सकते हैं। तो इसकी वजह से भी पृथ्वी पर जीवन हो सकता है। वायुमंडल की जो वर्तमान संरचना है उसकी वजह से भी पृथ्वी पर जीवन संभव है, और पृथ्वी पर जो जल है उसकी वजह से भी जीवन संभव है। अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाए तो पृथ्वी पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो जीवन वैसे ही समाप्त हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस कम हो जाए तो पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो पृथ्वी पर टेम्परेचर कम होगा, और जब ये डिस्टेंस कम हो जाएगी तो पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे जीव नष्ट हो जाएगा। वायुमंडल नहीं होगा तो भी, और पानी नहीं होगा तो भी। ठीक है, तो ये तीनों ही पृथ्वी पर जीवन के लिए ज़रूरी है, आवश्यक दशाएं निर्मित करती है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूर्य की दूरी, वायुमंडल की संरचना और जल की उपस्थिति, इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी की विकास यात्रा का कौन सा चरण अभी भी जारी है? पृथ्वी पर कौन सा विकास यात्रा का ऐसा चरण है जिसकी वजह से अभी भी पृथ्वी पर जारी है? वो चरण आप लोगों को बताना। ध्यान रखना, हमारे पास टोटल क्वेश्चन है 100, अभी तक हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, लिथोस्फेरिक फॉर्मेशन हो चुका, ठीक है, तो ये अभी भी नहीं है। इंटीरियर डिफरेंशिएशन हो चुका, अभी भी नहीं है।
एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स ये हो रहा है, लेकिन ये पृथ्वी की विकास यात्रा का नहीं है, ये यूनिवर्स की विकास यात्रा का है, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स भी नहीं आएगा। लेकिन जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, पृथ्वी पर जो जीवन है उसका विकास हर एक सेकंड पृथ्वी पर जीवन का विकास हो रहा है, जीवन में इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा ब्रह्मांड का एक स्थिर अवस्था सिद्धांत था? स्टेडी स्टेट थ्योरी कौन सा था? बिग बैंग थ्योरी क्या स्टेडी स्टेट थ्योरी था? ना। प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस? ना। स्टार क्लस्टर मॉडल? ना। यहाँ पर एक थ्योरी आती है होयल की थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग ब्रह्मांड जो है वो स्थिर है, ठीक है। तो ब्रह्मांड का एक स्थिर अवस्था सिद्धांत कौन सा था? होयल्स थ्योरी। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि होयल्स थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, उसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ, एक लिमिट तक फैलता है फिर वापस से सिकुड़ जाता है, फिर लिमिट तक फैलता है फिर सिकुड़ जाता है, बस मैं इतना बताऊंगा, बाकी आपको कमेंट करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, सौर प्रणाली के निर्माण में सबसे पहले कौन बना था? कि भाई सोलर सिस्टम जो बन रहा था तो उसमें सबसे पहले क्या बना था? क्या प्लैनेट्स बने थे? ना। क्या एस्टेरॉयड बने थे? ना। क्या अर्थ बनी थी? ना। अरे भाई सबसे पहले सन बना था, उसके बाद में इससे सारी चीज़ें बनी थी, ठीक है। तो सन सबसे पहले बना था, उसके बाद में सारी चीज़ें बनना शुरू हुई थी। तो सौर प्रणाली के विकास में सबसे पहले सन बना था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह पृथ्वी के गठन के तुरंत बाद बना माना जाता है? कि भाई हमारे पास 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में जब पृथ्वी बनी थी उसके जस्ट बाद में कौन सा ग्रह बना था? तो पृथ्वी के जस्ट बाद में जो ग्रह बना था वो वीनस माना जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाइट ईयर में दूरी कितनी होती है? हमें पता है कि भाई जो लाइट ईयर है वो दूरी मापने की इकाई है या मात्रक हम कह सकते हैं, ठीक। तो लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या है, हम क्या कह सकते हैं? तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर, ये 1 लाइट ईयर हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये सही है। नेक्स्ट, पृथ्वी के बनने के समय कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती थी? क्या कार्बन डाइऑक्साइड थी? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। ऑक्सीजन थी? नहीं, ऑक्सीजन तो बाद में ही थी। क्या नाइट्रोजन थी? नहीं। उस टाइम पर केवल 2 ही गैस थी, हाइड्रोजन और हीलियम। और उस टाइम पर टेम्परेचर इतना था कि केवल कौन सी गैस थी सबसे ज़्यादा? हाइड्रोजन। आज भी जब हम देखते हैं सन के अंदर तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, हीलियम सबसे कम है, ठीक है। ओके, तो उस टाइम पर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, नीली हरी शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी ने वायुमंडल में कौन सी क्रांति की शुरुआत की थी? ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑक्सीजन एनरिचमेंट हुआ था। तो ऑक्सीजन एनरिचमेंट किसकी वजह से हुआ था? ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वी के विकास में सोलर विंड का क्या प्रभाव पड़ा? सोलर विंड्स का क्या प्रभाव पड़ा भाई? क्या सोलर विंड से चंद्रमा का निर्माण हुआ? नहीं। क्या सोलर विंड से लाइफ की उत्पत्ति हुई? नहीं। क्या सोलर विंड से महासागर बने? नहीं। बस सोलर विंड की वजह से जो पहले का वायुमंडल था, प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं, उसका लॉस हो गया था, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम थी वो बाहर चली गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ग्रहों की परतें अलग अलग करने में सहायक थी? ऑब्वियस सी बात हमने पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 60 नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर भाई स्टेटमेंट आ गया भाई। इस तरह के क्वेश्चन भी लैब असिस्टेंट में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ये क्लास स्पेशली लैब असिस्टेंट के लिए है, ठीक है, क्योंकि मैं केवल वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में कंटेंट दे रखा है, ठीक है। क्या पृथ्वी पर महासागर 4 अरब वर्ष पुराने? सही स्टेटमेंट है। क्यों? जब पृथ्वी बनी थी तो उस टाइम के बाद में 500 मिलियन साल बाद में महासागर बनना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो भाई 4.6 में से 500 निकाल दो, 4.1 बचते हैं लगभग, तो हम कह सकते हैं 4 अरब वर्ष पुराने, ठीक। जीवन की शुरुआत महासागर में हुई थी, हम सबको पता है, पानी में ही जीवन की शुरुआत हुई थी। पृथ्वी का वायुमंडल हमेशा ऑक्सीजन युक्त रहा है, क्या ये सही है? ना,
हमेशा से पृथ्वी का वायुमंडल ऑक्सीजन युक्त नहीं था। ठीक है, पहले हाइड्रोजन थी, हीलियम थी, उसके बाद में डीगैसिंग की प्रक्रिया हुई, कंडेंसेशन हुआ, और फिर महासागर बने। महासागर बनने के बाद में नीली हरी शैवाल आई, फिर फोटोसिंथेसिस हुआ, उसके बाद में ऑक्सीजन बनना शुरू हुई थी। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है। नीली हरी शैवाल ने ऑक्सीजन का योगदान शुरू किया, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सी वाला गलत है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने पहली बार यह बताया कि ब्रह्मांड फैल रहा है? शुरू में हमने किया था कि एडविन हब्बल जो है, उन्होंने ये बताया था कि भाई साहब ब्रह्मांड जो है वो फैल रहा है। ठीक, बहुत सारे इन्होंने एविडेंस भी दिए, जैसे हम कह सकते हैं रेड शिफ्ट, हम कह सकते हैं रेड शिफ्ट तरह का एक एविडेंस है। आप लोग मुझे कमेंट कर बताइए ये रेड शिफ्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक जो टाइनी बॉल थी उसकी विशेषता क्या थी? इस टाइनी बॉल को नाम दिया गया था सिंगुलैरिटी। इसको नाम क्या गया था? सिंगुलैरिटी इसको नाम दिया गया था। और सिंगुलैरिटी की विशेषता आप लोगों को पूछी गई है। क्या इसका टेम्परेचर लो था? नहीं। लो डेंसिटी? ना। इसका टेम्परेचर जो था वो अनंत था। इसकी जो डेंसिटी थी वो अनंत थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अनंत तो था इसका टेम्परेचर और अनंत ही था इसकी डेंसिटी, और इसकी जो वॉल्यूम थी, मतलब इसका जो आयतन था, वो ना के बराबर था, बिल्कुल बारीक। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। ब्रह्मांड के विस्तार को समझने के लिए कौन सी वस्तु को उदाहरण दिया जाता है? भाई आपकी बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया गया है। हमें बताया गुब्बारे का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई साहब गुब्बारा है, ये बिना फुला हुआ गुब्बारा है। इस गुब्बारे पर डॉट 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 हमने बना दिया, और जब इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये डॉट डॉट जो है वो बड़े हो जाएंगे, और इनके खुद के बीच की जो डिस्टेंस थी वो भी बढ़ जाएगी। ओके, ये एग्जाम्पल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट 64 नंबर का क्वेश्चन है। प्रारंभिक पृथ्वी की सतह से कौन से गैस बाहर निकले और वायुमंडल का हिस्सा बने? पृथ्वी की सतह से कौन से गैस बाहर निकले और वायुमंडल का हिस्सा बने? तो जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो वाटर वेपर बाहर निकली, नाइट्रोजन बाहर निकली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, अमोनिया बाहर निकली, और ये ही क्या बने? फिर हमारे वायुमंडल का हिस्सा बने। ठीक है, और इनका कंडेंसेशन हुआ, फिर बारिश हुई, फिर महासागर बने, फिर ऑक्सीजन बनी। तो प्रारंभिक पृथ्वी की सतह से जो गैसें बाहर निकली थी, जो बाद में वायुमंडल का हिस्सा बन चुकी थी, वो गैस कौन थी? वाटर वेपर थी, नाइट्रोजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, अमोनिया थी। इससे पहले कौन कौन सी गैसें थी? वो हाइड्रोजन और हीलियम थी। ये तो बाहर चली गई थी, बाद में क्या हुआ था। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन कहाँ गया? कौन सी घटना के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ना शुरू हुआ था? ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या यही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। पृथ्वी की पहली ठोस सतह किस रूप में विकसित हुई? सिलिका की परत के रूप में, महासागर की चट्टानें, क्रस्ट के रूप में? ऑब्वियस सी बात है, पहली परत क्रस्ट के रूप में विकसित हुई। सी राइट आंसर हो गया। 67। डिफरेंशिएशन प्रक्रिया किस आधार पर परतें बनाती है? साइज ऑफ एटम्स। भाई डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस हुई जब थिया नाम का जो एस्टेरॉयड था वो आकर के टकराया, और हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक टेम्परेचर था वो फिर से बढ़ा, और जब टेम्परेचर बढ़ा तो हाई डेंसिटी वाले जो मटेरियल थे वो नीचे की तरफ सिंक कर गए, और लो डेंसिटी वाले जो मटेरियल थे वो ऊपर की तरफ आ गए, और इसी प्रोसेस के थ्रू डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया हुई। ठीक है, तो साइज ऑफ एटम्स ना, एज ऑफ एलिमेंट्स ना, केमिकल बॉन्डिंग ना, जो एलिमेंट्स की मटेरियल्स की जो डेंसिटी थी उसकी वजह से डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया हुई थी। ठीक है, मतलब जो हैवी मटेरियल थे वो नीचे चले गए और लाइट मटेरियल ऊपर आ गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ा? जब पृथ्वी का प्रारंभ था उस टाइम पर तापमान कैसे बढ़ा इसका? सूर्य की विकिरण के कारण ना, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ना, महासागर के ऊपर नहीं। पृथ्वी के ऊपर क्या हो रहा था? मीटेरोइड बम्बार्डमेंट हो रहा था, बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो रहा था पृथ्वी पर,
जिसकी वजह से पृथ्वी का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो बढ़ गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, जीवन के विकास के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले? ऑब्वियस ये बात है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, तीसरी बार रिपीट हो गया है, चट्टानों में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 70, किस सिद्धांत के अनुसार सूर्य के चारों ओर धूल और गैस से ग्रह बने हैं? किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग सूर्य के चारों ओर धूल और गैस से ग्रह बने हैं? यहाँ पर आता है एक सिद्धांत, नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस बहुत बड़ा क्लाउड था, इस क्लाउड का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, छोटा हुआ, और यहाँ से क्लम्स बाहर निकले, छोटे 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 छोटे, और बीच में एक न्यूक्लियस बच गया जिसके चारों तरफ फिर ये घूमने लग गए, प्लैनेट बन गए। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग सूर्य के चारों ओर धूल और गैस से ही हमारे ग्रह बने हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 71, गैलेक्सीज किससे बनी होती है? गैलेक्सीज केवल डस्ट से बनी है, या सितारों और गैसों के समूह से बनी है, या उल्काओं के संग्रह से बनी है, या प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स से बनी है? ना, सितारों और गैसों का जो समूह था, ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज जो होता है और गैसेज जो होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सीज कहते हैं। सिंपली गैलेक्सी की अगर परिभाषा दी जाए, ठीक है, तो गैलेक्सी की परिभाषा है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स ही क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं कितनी दूरी तक फैली होती है? कुछ किलोमीटर तक ही, हजारों प्रकाश वर्ष किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर, या सौरमंडल जितनी? ना, गैलेक्सीज जो है वो हजारों प्रकाश वर्ष किलोमीटर तक फैली होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आकाशगंगा की औसत व्यास कितनी होती है? भाई साहब, आकाशगंगा की औसत व्यास दे रखी है आपकी NCERT में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। आकाशगंगा का जो औसत व्यास है वो है 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष। 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष इनका क्या है? व्यास। आई होप आपको व्यास पता होगा। एक सर्कल है, बीच में ये सेंटर है, इस सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं त्रिज्या, और परिधि से परिधि को सेंटर से होते हुए मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं व्यास। ओके, तो ये व्यास की बात हो रही है, 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका? उसका हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे पहले वायुमंडल कैसे बना? सबसे पहले जो वायुमंडल बना था वो कैसे बना था? वायुमंडल बना था, देखो, बाह्य अंतरिक्ष से आयातित गैस, ना बाहर से कोई गैस नहीं आई, सौर हवाओं से, ना, ये तो पृथ्वी पर जो वायुमंडल था प्रारंभिक उसको भी खत्म कर दी थी। हाँ, यहाँ से पृथ्वी का वायुमंडल प्रारंभिक बना था। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पहले एटमॉस्फेयर बना था, प्रारंभिक वायुमंडल यहाँ से चला गया था, और यहाँ से कोई होता नहीं है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो डी गैसिंग हुई थी उसकी वजह से प्रारंभिक वातावरण या प्रारंभिक एटमॉस्फेयर बना था। सी राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया ने पृथ्वी पर बारिश की शुरुआत की थी? भाई साहब, ऐसी कौन सी प्रक्रिया थी जिसकी वजह से पृथ्वी पर बारिश हुई थी? तो ध्यान रखना, CO2 का घुलन एंड कंडेंसेशन, इसकी वजह से बारिश हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड घुली थी और संघनन हुई थी। नेक्स्ट 76, महासागरों का निर्माण किस प्राकृतिक स्थल में हुआ? समतल मैदानों में? नहीं। ऊंची पहाड़ियों पर? नहीं। जो नेचुरल डिप्रेशंस थे, प्राकृतिक जो गर्त थे, वहाँ पर महासागरों का निर्माण हुआ था। ये सिंपल कुछ सिंपल क्वेश्चन भी है। किस काल में महासागर पूर्णतः बन चुके थे? भाई साहब, ऐसा कौन सा काल है जहाँ पर महासागर पूरी तरह बन करके तैयार हो चुके थे? तो ध्यान रखना, 4 बिलियन वर्ष पहले महासागर बन के तैयार हो चुके थे। सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन आंसर लगभग सेम वही आ रहे हैं, बस लैंग्वेज जो है वो चेंज हो चुकी है। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का एक प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी का जो अंदर गर्म भाग है, कि भाई पृथ्वी बाहर से तो ठंडी है और अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है, क्यों? क्या सोलर एनर्जी की वजह से? नहीं। क्या ग्रेविटेशनल पुल की वजह से? नहीं। पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और वो क्या होते रहते हैं? डीके होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, और जब वो ख़त्म होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी अंदर से क्या है? गर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। नीली हरी शैवाल किस प्रकार के सूक्ष्म जीव है? प्लांट लाइक है, एनिमल लाइक है, फंगल है, या वायरस लाइक है? किस तरह के है?
तो प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जल सबसे पहले किस रूप में था? किस रूप में था भाई? ऑब्वियस सी बात है, वाटर वेपर के रूप में था, लिक्विड फॉर्म में तो नहीं था। पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था तो लिक्विड कहाँ से बनता? तो वाटर वेपर के रूप में ही था, वेपर फॉर्म में था। नेक्स्ट 81, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा सिंगुलैरिटी। अभी हमने देखा था बिग बैंग थ्योरी में सिंगुलैरिटी क्या है? एक छोटा सा बिंदु है जिसका बहुत ज़्यादा मतलब अनंत इसका तापमान है और जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हाई डेंसिटी है। ठीक है, अनंत हम कह सकते हैं, अनंत डेंसिटी। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। ये लग गया चार्ज। पेन किधर गया? एक मिनट, पेन किधर गया यार? ये रहा, मिल गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा जो सिंगुलैरिटी शब्द है, जिसमें तापमान अनंत था, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, जिसमें एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हुआ था, उसे ही हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। तो ये रहा राइट आंसर। ठीक है, असीम घनत्व और ताप का एक बिंदु है जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, किस वैज्ञानिक मॉडल ने आकाशगंगाओं के फैलाव को स्थिर बताया? स्थिर बताया था, ऑब्वियस सी बात। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था होयल्स थ्योरी। होयल्स थ्योरी हमने पढ़ी थी, स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसमें आकाशगंगा के फैलाव को स्थिर बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेनेटेसिमल किस प्रक्रिया से बड़े पिंडों में बदलते हैं? ये प्लेनेटेसिमल है और आपस में चिपक जाते हैं और एक बड़ा पिंड बन जाता है। तो ये प्रोसेस जो थी वो कहलाती है क्या? कोहेजन एंड कोलाइजन, चिपकना और टकराना। ठीक है, इसकी वजह से बड़े पिंडों में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब पृथ्वी में भारी और हल्के तत्व अलग हुए, इसे क्या कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंशिएशन कहा गया। डिफ्यूज़न का मतलब होता है फैलाव। डीगैसिंग का मतलब होता है पृथ्वी के अंतरतम से गैसें बाहर निकलना। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि थिया नाम का एस्टेरॉयड आकर के टकराया था, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा था और डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। जिसमें हल्के और भारी तत्व अलग हुए थे, भारी तत्व नीचे चले गए थे और हल्के तत्व ऊपर आ गए थे। पृथ्वी के इतिहास में सबसे पहला जीवन कहाँ उत्पन्न हुआ? ऑब्वियस सी बात है, महासागरों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 86, डीगैसिंग के कारण कौन से परिवर्तन हुए? भाई डीगैसिंग जो हुआ, पृथ्वी के अंदर से गैसें बाहर निकली, उसकी वजह से क्या परिवर्तन हुआ? क्या पृथ्वी ठंडी हुई? क्या जीवन उत्पन्न हुआ? क्या पृथ्वी पर वायुमंडल और जलमंडल का निर्माण? ऑब्वियस सी बात है, जब डीगैसिंग की प्रोसेस हुई तो अंदर से वाटर वेपर बाहर निकली, नाइट्रोजन बाहर निकली, CO2 बाहर निकली, अमोनिया बाहर निकली, जिसकी वजह से वायुमंडल निर्माण हुआ और जलमंडल का निर्माण हुआ, कंडेंसेशन हुआ, फिर बारिश हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 87, प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस नगण्य मात्रा में थी? हाइड्रोजन हीलियम तो हमने देखा था कि वो तो भाई साहब भर भर के थी और सौर विंड्स ने उनको बाहर फेंक दिया था। लेकिन उसके बाद उसी टाइम पर जब ये हाइड्रोजन और हीलियम थी, उसी टाइम पर ऐसी कौन सी गैस है इन चारों में से जो बिल्कुल कम थी, न के बराबर थी? वो कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन जो है वो न के बराबर थी। कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, मीथेन भी थी, अमोनिया भी थी, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था। ठीक है, उस टाइम पर ऑक्सीजन बहुत कम थी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 87 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ जीवन के प्रारंभ में किस गैस की मात्रा वायुमंडल में नहीं थी? जीवन के प्रारंभ में ऑक्सीजन वायुमंडल में नहीं थी। CO2 भी थी, नाइट्रोजन भी थी और मीथेन भी थी, ऑक्सीजन नहीं थी। और जब ऑक्सीजन आई उसके बाद में जीवन बना। ओके, ऑक्सीजन वायुमंडल में आई तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बढ़ने का पहला प्रमाण किससे जुड़ा है? पहला प्रमाण ऑब्वियस सी बात है, नीली हरी शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण, इसी से जुड़ा है कि भाई इसी की वजह से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा। ठीक है, इसके अलावा ना ही तो उल्कापिंडों से पता चलता है कि भाई ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, ना ही तो महासागरों में जो वेव्स चलती है उनकी वजह से पता चला कि भाई ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, ना ही वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। तो जब नीली हरित शैवाल आई, यही एक प्रमाण है हमारे पास कि इन्हीं की वजह से ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 90, पृथ्वी की सबसे गहरी परत कौन सी है? क्रस्ट ऊपर मेंटल बीच की, आउटर कोर और इनर कोर। तो यहाँ पर इनर कोर सबसे गहरी परत है। कोर को 2 भागों में बांटा गया, शुरू में बताया था मैंने। 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। किस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी का आकार धीरे धीरे ठोस और स्थिर बना? ऑब्वियस सी बात है, कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो उसकी वजह से सिकुड़न पैदा हुई और उसकी वजह से पृथ्वी का आकार ठोस और स्थिर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, किस काल में पृथ्वी पर जल का संचयन शुरू हुआ? जब क्रस्ट सॉलिडिफाई हुई उसके बाद में ही जल का संचयन शुरू हुआ। कि भाई जल बन रहा है, जल जाएगा कहाँ? जल अगर लिक्विड के साथ मैच होगा तो लिक्विड में मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई ठोस सरफेस नहीं है तो ये जल इसके ऊपर सेटल नहीं हो सकता। ठीक है, सोख लेगा वो। तो आप खुद ही देख लो, जब मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर हम जल डालते हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है, उस जल को सोख लेती है थोड़े टाइम के बाद। लेकिन अगर ये बेस, इसका जो तल है, इसको हमने ठोस कर दिया तो क्या ये जल सोखेगा? ना। तो ध्यान रखना, जब क्रस्ट सॉलिडिफाई हो उसके बाद में ही पृथ्वी पर जल का संचयन शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसने शुरू की? ऑब्वियस सी बात है, ब्लू ग्रीन एल्गी ने की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किसे लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट के रूप में विकसित होने में सबसे अधिक समय लगा? लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट के रूप में बताओ। बायोस्फीयर ये लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट है और ये सबसे लास्ट में क्रिएट हुआ। सबसे ज़्यादा समय लगा। लिथोस्फीयर भी बन चुका था, हाइड्रोस्फीयर भी बन चुका था और एटमॉस्फेयर भी बन चुका था, बस बायोस्फीयर को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बाद में बायोस्फीयर बना था, इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से। पृथ्वी के इतिहास में कौन सी प्रक्रिया जीवन के आरंभ के लिए निर्णायक थी? कि भाई जीवन इसकी वजह से आरंभ हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस। ये ऐसी प्रक्रिया थी जिसकी वजह से हुआ कि हाँ भाई अब जीवन आरंभ हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। 96, पृथ्वी पर महासागर के बनने से पहले कौन सी प्रक्रिया आवश्यक थी? ऑब्वियस सी बात है, क्रस्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा आवश्यक था। क्रस्ट का फॉर्मेशन आवश्यक था कि नहीं था? था भाई। महासागर बनने से पहले, महासागर बनने से पहले क्रस्ट भी आवश्यक थी। टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं। इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ना। डीगेसिंग ये सबसे पहले आवश्यक थी। क्रस्ट तो बनती रहती। क्रस्ट कैसे बनती? जब सॉलिडिफिकेशन होता, कूलिंग होता। और कूलिंग कैसे होती? जब डीगेसिंग होता। जब डीगेसिंग हुई तो यहाँ से वाटर वेपर बाहर निकली, CO2 बाहर निकली, और जब इनका कंडेंसेशन हुआ तो पृथ्वी पर क्या हुई? बारिश हुई। और जब बारिश हुई तो हमारी पृथ्वी ठंडी हुई, और पृथ्वी ठंडे होने के बाद ये बारिश जा कर के उन गड्ढों में इकट्ठा हो गई, इसकी वजह से महासागर बने। तो पृथ्वी पर महासागर के बनने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रक्रिया थी वो थी डी गैसिंग। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 97, डिस्क शेप क्लाउड शब्द किससे जुड़ा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ द मून, चंद्रमा के निर्माण से नहीं। ब्रह्मांड के फैलाव से नहीं। सोलर सिस्टम के बनने से। डिस्क शेप क्लाउड, सही बात है, एक डिस्क शेप क्लाउड था। जब ये कंडेंस हुआ तो ये टुकड़ों टुकड़ों में बटा और सोलर सिस्टम बन गया। ठीक है, तो 97 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 98, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास भी अपनी उत्पत्ति में प्रोटो डिस्क रही होगी?
यहाँ पर अलग ग्रहों के बारे में पूछा है कि भाई किस ग्रह के पास अपनी उत्पत्ति के टाइम पर, जब देखो हमारी सोलर सिस्टम बना डिस्क से, लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो बना था और उसके पास भी अपनी एक डिस्क थी, क्योंकि इन्हीं डिस्क की वजह से भाई ये डिस्क, ये ग्रह बन गया और इसके पास डिस्क है, तो ये डिस्क जब टूटेगी तो यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे उपग्रह जिन्हें हम कह देते हैं, जैसे अपना चंद्रमा। तो क्या मार्स के पास थी? मार्स के पास थी। मार्स के पास हमें पता है कि एक फोबोस एंड डिमोस क्या है, उपग्रह, तो इसके पास थी, डिस्क रही होगी, संभावना जताई जा रही है, जिसकी वजह से तो उपग्रह बने। सैटर्न के पास भी है, नेपच्यून के पास भी है, और ऑल ऑफ द अबव, इन सब के पास क्या थी, अपनी एक प्रोटो डिस्क रही होगी, यहाँ पर संभावना जताई जा रही है रही होगी, इसी की वजह से उपग्रह बने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोटो डिस्क नहीं होती तो उपग्रह नहीं बन पाते। जैसे वीनस और मर्क्यूरी के पास किसी भी तरह का उपग्रह नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रोटो डिस्क नहीं थी। नेक्स्ट, पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास में कौन सी स्थिति नहीं थी? नोट पूछा गया। क्या हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर था? सही था। फुल्ली ऑक्सीजनेटेड एयर थी? नहीं। हाई वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी? ऑब्वियस सी बात हो रही थी। मोल्टन सरफेस था? ऑब्वियस सी बात है। तो फुल्ली ऑक्सीजनेटेड एयर हमारे पास नहीं थी। तो 99 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है, इस क्लास का, पृथ्वी की विकास यात्रा की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पहले मानी जाती है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब पृथ्वी उत्पन्न हुई थी, कब हुई थी? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये हमारा एक क्लास हो गई है। चैप्टर नंबर इसमें मैंने पढ़ाया है सेकंड, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड यूनिवर्स की बात की थी। ठीक है, चैप्टर का नाम है। इसमें 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो नेक्स्ट चैप्टर की होगी, चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हम फिर से 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लोग कमेंट ज़रूर करना, एक बार कमेंट ज़रूर करना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो अगर लगे कि हाँ हमें इस चैनल से पढ़ना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय, जय हिंद।